नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो ये सीरीज आने वाले ईएमआरएस और केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का पैटर्न लगभग एक ही है, बस प्रश्नों की संख्या में ज़्यादा कम पैटर्न बनाया गया है। लेकिन अगर आप लिखित परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं, तो इस सीरीज से आप जुड़ सकते हैं और केवल आपको जुड़ना है। इसके लिए न कोई आपकी फीस है, न कोई समय का पाबंद है कि इसी समय जुड़ना है। जब भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर इस सीरीज को देखिए। तमाम विद्यार्थी नोट्स बनाकर भेज रहे हैं। हमने कुछ का चेक भी किया है और आगे हम बताएंगे भी। तो 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज में हम प्रश्न नंबर 59 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे ललित निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में अभिव्यक्त संस्कृति बोध और लोक चेतना पर विचार कीजिए। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एग्जाम में घुमाकर सवाल पूछा जाए तो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। जब मैं ललित निबंध पर बातचीत कर रहा हूँ, इसके पहले हमने निबंधों को लेकर काफी विस्तार से बातचीत की थी और साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को लेकर भी चर्चा की है। अब बारी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम ललित निबंधकार के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार ये ललित निबंध क्या होता है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कौन कौन सा निबंध लिखा है जिसके वजह से उनको ललित निबंधकार के तौर पर जाना जाता है। अगर ललित निबंध है तो क्या उसमें संस्कृति बोध और लोक चेतना दोनों उसकी विशेषताएं हो सकती हैं? तो कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न में ही उत्तर छिपे रहते हैं, बस उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको विस्तार से लिखना पड़ता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। शुरुआत करेंगे, ललित निबंध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ललित का अर्थ होता है सुंदर। इसमें निबंधकार अपने व्यक्तित्व, चिंतन, संवेदनशीलता तथा अनुभूति के द्वारा विषय को समन्वित करके पाठक को कहानी, नाटक और कविता की तरह रसास्वादन करने लगता है। तो यहाँ पर बताया गया कि निबंध को वैसे हम मानते हैं कि विचारों का एक तरीके से संकलन होता है और निबंध पढ़ना आसान नहीं होता है। कई बार उसमें बोरियत भी होती है। लेकिन ललित निबंध जो ऐसा निबंध है कि इसमें निबंधकार अपने जीवन में जो कुछ अनुभूत किया है, अनुभव किया है, उसको इस शैली में प्रस्तुत करता है कि मानो हम निबंध न पढ़कर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई नाटक पढ़ रहे हैं या फिर कविता पढ़ रहे हैं, जैसे कि इसमें कोई न कोई रस होता है। तो ललित निबंधकार का भी काम वही है। आगे क्या वो करता है? वह निर्बाध होकर पाठक से बातचीत करता हुआ अनेक विषयों, प्रसंगों को समेटता हुआ आगे बढ़ता है। स्वच्छंदता, कल्पना और लोक जीवन से लगाव ललित निबंध की विशेषता है। तो एक चीज तो आप जान गए कि ललित निबंध का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो लालित्य यानी कि सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। और वो सौंदर्य किस चीज की है? संस्कृति की, ठीक है, लोक चेतना की। इन्हीं चीजों के सौंदर्य का जब कोई वर्णन करता है तो वो ललित निबंध के अंतर्गत आ जाता है। इसे व्यक्तित्व व्यंजक निबंध भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, विद्यानिवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और कुबेर नाथ राय का रस आखिटक आदि ललित निबंध के उदाहरण हैं। जो विद्यार्थी पुराने समय से जुड़े होंगे, यानी इस सीरीज से जुड़े होंगे, वो जान गए होंगे कि जब हम निबंधों के प्रकार आदि पर चर्चा कर रहे थे तो यही चीज हमने लिखवाया था। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, तमाम विद्यार्थी फोन कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछते हैं कि सर जो आप लिखवा रहे हैं वो हमारे लिए कंप्लीट है कि नहीं। उनको विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। आप किसी के ऊपर कब भरोसा करते हैं? जब उसको आप समझते हैं। तो शुरुआत में आपको हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन टाइप हो,
लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये व्यक्ति हिंदी को न सिर्फ हिंदी के रूप में देखता है, बल्कि मैं इसको इंजीनियरिंग के सिलेबस की तरह देखता हूं। इसमें कैसे और आसान बनाया जाए, विद्यार्थियों तक कैसे आसानी से पहुंचा जाए, उस चीज को लेकर मैं रिसर्च करता हूं। इसलिए पैशनेट होकर रोचकता के साथ अपनी खुद तैयारी करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने खूब तैयारी करके एग्जाम में आप पहुंचे और केवल पूछ दिया गया कि ललित निबंध पर टिप्पणी लिखिए, तो प्रिय विद्यार्थियों इतना भी आप लिख देते हैं तो भी आपके करीब 100 के आसपास में शब्द हो जाएंगे। जो बच्चे ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उनका, तो 4 नंबर के लगभग क्वेश्चन, मान लीजिए 5 नंबर का मैं मान लेता हूं, तो इतना लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें सिर्फ लिखा नहीं है, एकदम ठोस तरीके से लिखा हुआ है कि एक एक वाक्य इसमें कसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी सुनाई गई है, कोई लंबी चौड़ी बात की गई। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके निबंधों की विषय वस्तु भारतीय संस्कृति है। किसी पुष्प, पौधे, पशु पक्षी को माध्यम बनाकर भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना इनकी विशेषता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध कुछ छायावादोत्तर युग का है और आपने छायावादी रचनाकारों को पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने खासतौर से जयशंकर प्रसाद ने अतीत को आधार बनाते हुए वर्तमान की सांस्कृतिक चेतना को प्रस्तुत किया है। और उनके रचनाओं को लेकर काफी वो भी रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने नाटक में किया, मतलब जयशंकर प्रसाद ने, वैसा ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों में किया। भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उनकी एक खास विशेषता है। द्विवेदी जी की दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू होता है। जैसे आप मुक्तिबोध की आलोचना पढ़ेंगे तो उन्होंने सभ्यता की समीक्षा की, वैसे ही यहां पर निबंधों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना कि साहित्य हो या जीवन हो, उसकी हर समस्या का एक क्या है, सांस्कृतिक पहलू है। आज भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और तमाम चीजों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं। अगर सांस्कृतिक पहलू की जानकारी नहीं होगी तो आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि जिसकी जानकारी समस्या के उचित समाधान के लिए आवश्यक है। इनके निबंध आत्मव्यंजना प्रधान है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह। तो यहां तो जितने भी निबंध थे हमने सबको लिख दिया है, लेकिन एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि कुछ कुछ भूल ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपको एक कमरे में बैठकर बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर अशोक के फूल को लिख देते हैं, ठीक है, कुटज को लिख देते हैं, इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी और जितना याद हो आप पूरा लिख सकते हैं। इसी के माध्यम से आपके शब्द कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम समग्रता में बता रहे हैं तो आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में फैक्ट्स को भर रहे हैं, ऐसे फैक्ट्स जिनको कभी आप केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयार करके जाते थे, हम उसको अब कैसे बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बना रहे हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, द्विवेदी जी के निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, कथात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी शैली तत्व मिल जाते हैं। अब ये चीजें हमने बताई तो आप कैच कर लिए होंगे कि सर आपने निबंध के प्रकार के अंतर्गत ये सारी बातें कर ली हैं कि विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, आत्मव्यंजक निबंध, विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके निबंधों में ये सभी तत्व क्या है, मौजूद है। इनके निबंधों के चिंतन का केंद्रीय विषय मनुष्य है। जितने भी निबंध पढ़ेंगे आप, भले भारतीय संस्कृति, लोक चेतना के माध्यम से वो निबंध आगे बढ़ते हो, लेकिन उनके केंद्र में कौन है, मनुष्य। और एक कथन भी आता है कि मैं मनुष्य को लक्ष्य के रूप में देखने का पक्षपाती, इस टाइप से एक कोटेशन आता है। द्विवेदी जी ने इसी मनुष्य को उसके पूरे सांस्कृतिक
ऐतिहासिक परिवेश में मूर्त करने का प्रयास किया है। यह कहना उचित होगा कि आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी निबंध को नवीन मोड़ देकर आचार्य द्विवेदी ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया। और आप देख रहे हैं कि जो इनकी सांस्कृतिक चेतना है, ऐतिहासिक चेतना है, वो केवल निबंधों तक सीमित नहीं है। आपने बाण भट्ट की आत्मकथा भी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो हमने पढ़ाया है। उसमें भी ऐतिहासिक चेतना। ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय पर भी किताब लिखी हुई है, जिन्होंने कबीर पर भी किताब लिखी है और उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक चेतना पर मूल्यांकन भी किया। तो अचानक नहीं। और जैसे भक्ति के उदय की बात की जाती है तो ये वही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिनका मानना है कि भक्ति का जो विकास हुआ है बाह्य आक्रमण से नहीं, मतलब उद्भव और विकास जो हुआ बाह्य आक्रमण से नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा के कारण हुआ। जो भारतीय परंपरा रही उसकी वजह से हुआ। तो अचानक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दिमाग में ये सब नई चीजें आती हैं। अब वो कहीं न कहीं जो अध्ययन किए हुए हैं और उसको भारतीय संस्कृति और लोक चेतना से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज आपको बताना है। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद किसी दूसरे का नाम नहीं लिया जा सकता। हालांकि जब आप ललित निबंध पढ़ेंगे तो इसमें विद्यानिवास मिश्र या फिर कुबेरनाथ राय इत्यादि का नाम आता है। उदाहरण के लिए अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। तो एक तरफ अशोक के फूल, हम लोग कमल के फूल को देखते हैं, गेंदा के फूल को देखते हैं, गुलाब के फूल को देखते हैं, लेकिन अशोक के फूल को देखने के बाद अब कई लोग का जो मन होता है वो उदास हो जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो देखता है वो अपने को क्या समझता है? पंडित, विद्वान समझता है। और जो पंडिताई भी एक बोझ है। एक कोटेशन खूब एग्जाम में पूछा जाता है, जितनी ही भारी होती है उतने ही तेजी से डुबाती है। यानी कि आप जब किसी विषय पर खूब ज्यादा सोचते समझते हैं, आप याद कीजिए जब आप एग्जाम में जाते हैं और कोई क्वेश्चन आपको पहली बार में लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन जब आप खूब उसमें दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो फिर वो आपके लिए बोझ बन जाता है। पंडिताई भी एक बोझ है, आप गलत करके आ जाते हैं। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो क्या हो जाती है? सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। एक चीज यहां पर यह भी बताया गया है कि किसी भी चीज को बोझ के रूप में नहीं देखना, उसको अपने जीवन का एक सहज हिस्सा बना के रखना है। आज जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसको बोझ बना कर रखेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको बोझ समझूंगा तो फिर वो सहजता नहीं रहेगी। किसी भी संबंध में सहज होने का मतलब है कि आप उसको बोझ मानकर नहीं चलिए। कोई भी संबंध, जितने भी आप मनुष्य के संबंधों को देख रहे हैं, पति पत्नी, भाई भाई या फिर माता पिता, जो भी संबंध है उसको बोझ बनाएंगे तो फिर वो संबंध खराब होते ही जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के ललित निबंध अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कुटज, बसंत आ गया है, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया आदि हिंदी के कालजयी निबंध बन गए। चाहे वो भारतीय संस्कृति के रूप में देखें, भारतीय लोक चेतना के दृष्टिकोण से देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में उसको पूरा रखा है। और निबंधों के केंद्र में किसको रखा? मनुष्य को रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप ललित निबंध के साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का जो भी विषय रहा है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। खासतौर से संस्कृति बोध और लोक चेतना को केंद्र में रखते हुए अपने उत्तर को लिखेंगे। तो आज के इस प्रश्नोत्तर को लेकर आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।